आज मैं लेकर आया हूँ मुथु इंगिरा कॉटन सीरीज का एक्सप्लेनेशन। सीरीज के नाम का मतलब है मुथु नाम का एक जंगली आदमी। ये स्टोरी एक मिस्टीरियस आदमी जिसका नाम मुथु है उसकी लाइफ के बारे में है, जहाँ सभी लोग मुथु को ढूंढ रहे होते हैं। कई उसे लेजेंड बता रहे होते हैं, कोई राक्षस तो कोई उसे चमत्कारी मानता है। इस सीरीज में उसकी ट्रू स्टोरी दिखाई गई है और क्यों बहुत सारे लोग मुथु के बारे में अलग अलग सोचते हैं ये भी दिखाया गया है। ये एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत एक बड़े ही सुंदर गांव से होती है, जहां कलाई नामक पुलिस वाला पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इस पुलिस वाले को हम काली के नाम से बुलाएंगे। काली पुलिस वाला तो है ही, साथ में उसके पास 5,000 बकरियां भी हैं जिनकी देखभाल उसकी माँ करती है। कलाई की वाइफ और उसकी माँ की बिल्कुल भी नहीं जमती। काली अपनी माँ की कम सुनता है और वाइफ की ज्यादा, इसलिए उन दोनों में अनबन चलती ही रहती है। काली के घर में एक लड़का भी काम करता है जिसका नाम है सरूपा। काली तैयार होने के बाद पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। वहीं काली के घर में सरूपा काली की माँ से कह रहा होता है, इनमें से एक बकरी मुझे दे दो जो बच्चा देने वाली है। अगर वह बच्चा देगी तो मेरे पास और भी बकरियां हो जाएंगी। देखते देखते मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर मेरी शादी भी हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। पर काली की माँ कहती है, तू संभाल लेगा? मुझे नहीं लगता। इसलिए बकरी की साफ सफाई करने के लिए काली की माँ सरूपा को ही लगा देती है। काली पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि 3 साल से इस स्टेशन में एक भी केस नहीं आया है, इसलिए स्टेशन बंद करने का ऑर्डर आ चुका है। वहां जितने भी पुलिस वाले थे सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके एक जगह रखने लग जाते हैं। तभी काली स्टेशन के एसआई सिद्धार्थ के पास जाता है और कहता है, सर मैं पड़ोस के गांव में जाकर देखता हूँ, वहां कोई पैसे के लिए जेल जाने को तैयार हो जाएगा। दरअसल यहाँ जितने भी पुलिस वाले काम करते थे, खासकर काली, वह इस स्टेशन को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि यहाँ की जॉब एकदम आरामदायक थी। कोई काम नहीं, बस बैठे रहो, खाओ पियो, ऐश करो। काली की ये बात सुनकर एसआई सिद्धार्थ भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे दोनों मिलकर पास के गांव के लिए निकल जाते हैं। पास के गांव पहुंचने के बाद वे एक बूढ़ी अम्मा से बात करते हैं, क्या यहाँ कोई पैसों के लिए जेल जाने वाला मिलेगा? लेकिन वह अम्मा कहती है, अब तो यहाँ कोई नहीं बचा, सभी गांव से बाहर काम ढूंढने चले गए हैं। निराश होकर दोनों जाने लगते हैं। तभी वह अम्मा कह देती हैं, इसके बाप ने इसके लिए बकरी छोड़कर गया, लेकिन यह पुलिस की जॉब में लगा हुआ है। इसीलिए सिद्धार्थ काली से पूछते हैं, तुझे दोनों में से क्या पसंद है, पुलिस की जॉब या बकरी पालना? काली जवाब देता है, बकरी पालन तो मेरा खानदानी काम है और मुझे पुलिस की जॉब भी पसंद है। जब यहाँ जॉब लगी तो मैंने सोचा दोनों काम कर लेता हूँ, लेकिन अब टेंशन हो गई है, अगर एक भी केस नहीं मिला तो शहर जाना पड़ेगा। और काली शहर में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे अपनी वाइफ के पास रहना था। जब काली घर आता है तो उसकी माँ भी कहती है, पुलिस की जॉब छोड़ दे, घर में बकरियां पाल। लेकिन जब उसकी वाइफ पूछती है, पुलिस की जॉब पसंद है या बकरी पालन, तो काली जवाब देता है, बकरी पालने में अलग सुकून है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस की जॉब पसंद नहीं। ये सुनते ही काली की वाइफ गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे बकरी गाय पालन बिल्कुल पसंद नहीं था। अगली सुबह सरूपा गांव के पहाड़ी इलाके में बैठा हुआ होता है। तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ वहां से गुजरता है। सरूपा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह कुछ नहीं बताता, इसलिए सरूपा खुद आगे जाकर देखता है और वहां उसे एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ मिलता है। ये दृश्य देखकर वह बुरी तरह डर जाता है और वहां से भाग जाता है। सरूपा सीधे काली को कॉल करता है। काली ये खबर सुनते ही दौड़कर वहां आ जाता है और यह दृश्य देखकर शॉक हो जाता है। काली सरूपा को बाकी की बॉडी ढूंढने के लिए कहता है और खुद आसपास देखने लगता है। वहां एक थैला मिलता है जिसमें कुछ पैसे और एक लेटर रखा होता है। काली एसआई को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वह नशे में धुत पड़ा होता है और फोन नहीं उठाता। फिर काली दूसरे पुलिस वाले तांगा मुड़ी को कॉल करता है और सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन तांगा मुड़ी इस गांव में और काम नहीं करना चाहता था, वह शहर जाना चाहता था। तांगा मुड़ी पूछता है, यह सिर किस दिशा में रखा है, पूरब में है या पश्चिम में? क्योंकि अगर पूरब में हुआ तो दूसरे गांव का केस होगा और पश्चिम में हुआ तो हमारे गांव का। काली बताता है पश्चिम में रखा है, लेकिन जैसे ही कॉल कटती है काली उस सिर को उठाकर पश्चिम दिशा वाले पत्थर पर रख देता है क्योंकि वह सिर असल में पूरब दिशा में रखा था। काली इस गांव को नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने यह चालाकी की। जब सरूपा वापस आता है तो पूछता है, ये सिर यहाँ कैसे आ गया? काली कहता है, ये यहीं रखा था। सरूपा बार बार कहता रहता है, नहीं ये यहाँ नहीं था। तब काली कह देता है, तुझे बकरी चाहिए ना, मैं दे दूंगा, ये सिर यहीं रखा था। सरूपा मान जाता है। कुछ देर बाद एसआई भी वहां पहुंच जाता है और वह लेटर पढ़ता है। लेटर में लिखा होता है, मेरा सिर दफना देना और जो भी दफनाएगा उसे ये पैसे दे देना। वे पैसे 2 लाख रुपए थे। कुछ देर में बाकी पुलिस फोर्स भी आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। सरूपा को पूरी जगह खोजने पर भी बॉडी कहीं नहीं मिली। पुलिस वालों को भी कुछ खास नहीं मिला, बस एक मरी हुई मछली और कुछ टायर के निशान। इसीलिए पुलिस वाले उस सिर को एक टप्पे में रखकर पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर पोस्टमार्टम करने से मना कर देता है। पूरी बॉडी नहीं है, इसलिए पूरी बॉडी लाने को कहता है। नतीजा ये हुआ कि सभी पुलिस वाले उस सिर को वापस पुलिस स्टेशन ले आते हैं। अगली सुबह काली की अम्मा 2 गाय ले आती हैं। ये काली की वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह काली से कहती है, जाओ
अपनी अम्मा से बात करो। काली बड़े आत्मविश्वास के साथ जाता है कि माँ को समझा देगा, घर में गाय नहीं रखनी। लेकिन काली की अम्मा कहती हैं, तू मुझे मत सिखा क्या करना है, और गाय का गोबर तेरी पत्नी नहीं साफ करेगी, चिंता मत कर। अवैज आई और काली उस आदमी का फोटो प्रिंट करके सबसे उसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन किसी को भी उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं। तभी उन्हें गांव का मुखिया मिलता है। पहले तो वह इनकार कर देता है कि उसने इस आदमी को कहीं नहीं देखा, लेकिन जब एसआई प्यार से पूछता है तब मुखिया बताना शुरू करता है। मुखिया बताता है, इस आदमी का नाम मुथु है। मैंने इसे 3 साल पहले यानी 2014 में एक मेले में देखा था। फ्लैशबैक, मेले में मुथु कुछ डांसर्स को लेकर आया था। मुखिया और उसका एक साथी छुप छुप कर उन डांसर्स को देख रहे थे। मुखिया की वाइफ काफी पहले गुजर चुकी थी, इसलिए वह अक्सर मेले में डांसर लड़कियों के साथ वक्त बिताया करता था, लेकिन मुथु उन्हें रोक देता है। मुखिया जिद करता है, लड़कियों को दिखा दो। मुथु कहता है, डांस खत्म होने के बाद देख लेना। मुखिया मान जाता है और मेले से बाहर जाने लगता है। तभी मेले में दो गुटों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, और ये आखिरी बार था जब मुखिया ने मुथु को देखा था। मुखिया बताता है, वह डांस ग्रुप कनमणि ग्रुप था जो मदुरई से आया था। जब सिद्धार्थ पूछता है कि उस दूसरे आदमी का क्या हुआ के साथ था, किंतु मुखिया कहता है वह तो कब का गुजर गया। इसके बाद सिद्धार्थ और काली वहां से निकल जाते हैं। काली अपनी वाइफ को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है और बात करता है कि मुथु के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। जब काली बिल देने वाला होता है तो उसकी वाइफ उसके पर्स से वह फोटो निकालकर रेस्टोरेंट के मालिक से पूछ लेती है, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? रेस्टोरेंट का मालिक फोटो देखते ही कहने लगता है, ये तो मेरे भगवान हैं, आज मैं जो भी कुछ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। 2013 में एक रेस्टोरेंट में एक बुजुर्ग आदमी खाना बना रहा होता है, लेकिन उसका मालिक उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा होता है। ये देखकर मुथु उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है और पूछता है, ये रेस्टोरेंट बनाने में कितना खर्चा आया था? मालिक बताता है, करीब 2 लाख रुपए। मुथु अपनी गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी के पीछे एक सीक्रेट जगह से ढेर सारे पैसे निकालता है, उस मालिक को देता है और कहता है, ये रेस्टोरेंट की जगह के पैसे, रेस्टोरेंट के पैसे, और तुमने इन सालों में जो कमाया उसके पैसे। अब यह जगह छोड़कर चले जाओ। मालिक जाने से मना करता है। तब मुथु कहता है, मैंने 7 लोगों की जान ली है। ये सुनते ही वह मालिक वहां से भाग जाता है और मुथु उस बुजुर्ग आदमी को यह जगह दे देता है। यही आदमी आज इस रेस्टोरेंट का मालिक है। जब उसे पता चलता है कि मुथु अब नहीं रहा तो वह बहुत इमोशनल हो जाता है। काली से मुथु की फोटो मांगकर अपने पास रख लेता है। अब सिद्धार्थ और काली को पता चल गया था कि मुथु की गाड़ी का नंबर केरल का था, यानी मुथु का केरल से कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। लेकिन पहले दोनों कनमणि डांस ग्रुप का पता लगाने के लिए मदुरई के लिए निकल जाते हैं। मदुरई पहुंचकर जब वे डांस ग्रुप ढूंढते हैं तो उन्हें ग्रुप का मैनेजर मिल जाता है। मैनेजर बताता है, जब तक मणि हमारे साथ थी सब कुछ अच्छा था, जैसे ही उसने छोड़ा हमने ग्रुप भी बंद कर दिया। जब सिद्धार्थ मैनेजर को मुथु की फोटो दिखाता है तो वे तुरंत पहचान जाते हैं। मैनेजर बताता है, 2012 में जब हम एक मेले में डांस परफॉर्म करने गए थे, कुछ लोग लड़कियों को देखने की जिद करने लगे। हमने रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं रुके। तभी मुथु आया और उसने हमें बचाया। इसके बाद हमने मुथु को डांसर्स की रक्षा के लिए रख लिया, लेकिन उसने 1 साल बाद हमें छोड़ दिया। मुथु बहुत अच्छा आदमी था। मैनेजर वह रूम दिखाता है जहां मनी और उसका डांस ग्रुप रुका करता था। तलाशी लेने पर कुछ फोटोज मिलती हैं, एक मनी की, एक सिटू की और मुथु की एक फोटो जिसमें वह हाथी पर सवार था। सिद्धार्थ वह फोटो अपने पास रखकर अपने एक वेटेरिनरी डॉक्टर को उस हाथी के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि हर हाथी की एक अलग पहचान होती है। कुछ ही देर में उस हाथी के बारे में पता चल जाता है। सिद्धार्थ काली को केरल चलने के लिए कहते हैं, लेकिन काली बहाना बना देता है, मुझे बकरियों को वैक्सीन लगाने जाना है। इसलिए सिद्धार्थ तांगा मुड़ी को साथ लेकर केरल चले जाते हैं और उस सिर को मॉर्चुरी पहुंचा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है जो मुथु की फोटो देखकर रेस्टोरेंट के मालिक से पूछता है, आपने इसकी फोटो यहाँ क्यों रखी है? रेस्टोरेंट का मालिक पूछता है, आप मुथु को कैसे जानते हैं? वह आदमी बताता है, 1997 में मुथु मेरी घड़ी की दुकान में काम किया करता था। मुथु घड़ी की दुकान में काम कर रहा होता है। एक आदमी घड़ी ठीक करवाने आता है। घड़ी बहुत महंगी थी। मुत्तू उसे देखकर कहता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वह आदमी जबरदस्ती कहता है, रखो इसे, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। जाते वक्त वह दुकान में एक झोला रख जाता है। जब मुत्तू वह झोला खोलता है तो उसमें से सोने की बिस्किटें निकलती हैं। मुत्तू हैरान रह जाता है, लेकिन यह बात उसने अपने मालिक को नहीं बताई। 1 महीने बाद जब वह आदमी वापस आता है, मुत्तू घड़ी और झोला दोनों निकाल कर दे देता है। मालिक देखता है और पूछता है, यह झोला कहाँ था? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर पुलिस आ जाती तो मैं फंस जाता। दुकान छोड़ दे। मुथु दुकान छोड़ देता है। जब उस आदमी को पता चलता है कि मुथु ने एक भी बिस्किट नहीं ली तो वह हैरान रह जाता है और मुथु को अपने साथ मुंबई ले जाता है। वह बताता है, वह बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान था। मैंने बाद में बहुत ढूंढा लेकिन कभी मिला नहीं। ये सारी बात रेस्टोरेंट का मालिक काली को बताता है और काली या सिद्धार्थ को रिले करता है। सिद्धार्थ काली को डांस ग्रुप की सिटू का पता लगाने के लिए कहता है जो अब एक टेलर का काम कर रही है।
सिद्धार्थ उस हाथी के पास पहुंचते हैं। महोट बताता है यह हाथी एक तमिल आदमी के पास था। जब भी वह आता था हाथी के लिए कुछ न कुछ खाना लेकर आता था। वह 1 साल पहले आया था। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए सिद्धार्थ ट्रस्ट के मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर बताता है ये हाथी गणेशन नाम के एक आदमी ने यहाँ छोड़ा था, जिसका एड्रेस था नरोत्तम दास मेमोरियल ट्रस्ट, अमरावती। केरल पुलिस सिद्धार्थ को विनय नाम के एक ऑफिसर का नाम देती है और कहती है कि वह मदद करेगा, लेकिन विनय कुछ दिनों तक बिजी रहता है। इसलिए सिद्धार्थ और तांगा मुड़ी कुछ दिनों के लिए केरल में ही रुक जाते हैं। दूसरी तरफ काली मुथु की फोटो लेकर आसपास के गांवों में ढूंढने लगता है। वहां उसे पता चलता है कि मुथु एक गांव से दूसरे गांव घूमता था, लोगों से गोबर लेता था और बदले में ढेर सारे पैसे देता था। जब कोई पूछता गोबर के बदले पैसे क्यों, तो मुथु कहता मैं बिजनेसमैन हूँ, शहर के लोगों को गोबर बेचता हूँ जो वे अपने पेड़ पौधों में डालते हैं। लेकिन बाद में गांव वालों को पता चला कि मुथु उस गोबर को अगले गांव में जाकर खाली कर देता था। उसे 1 रुपया भी नहीं कमाता था। लोग उसे अपना भगवान मानने लगे थे। ये रहस्य कि मुथु ऐसा क्यों करता था किसी को समझ नहीं आया। अगले दिन सिद्धार्थ उस ट्रस्ट पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि मुथु इस ट्रस्ट का मैनेजर हुआ करता था। एक फोटो मिलती है जिसमें वही आदमी दिखता है जो घड़ी की दुकान में आया था, शिवेंद्रन। उसने अपने पिता की याद में यह ट्रस्ट शुरू किया था। शिवेंद्रन 2009 के करीब यहाँ से चला गया था। अब यह ट्रस्ट एमएलए बेनी चालाकुडी और उनकी बहन, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिंसिपल है, चला रहे हैं। सिद्धार्थ को यह भी पता चलता है कि 2006 में इस ट्रस्ट पर एक गैंग के द्वारा बम हुआ था। इसकी डिटेल्स भी सिद्धार्थ पुलिस रिकॉर्ड से मांग लेता है। 2011 का एक सीन दिखाया जाता है। मुथु अपनी गाड़ी में जा रहा होता है कि तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उससे सारे पैसे छीन लेते हैं, लेकिन मुथु उन्हें कुछ नहीं कहता, बल्कि जाते जाते वह और पैसे उनके हाथ में रख देता है। सिद्धार्थ को उस ब्लास्ट केस की जानकारी मिलती है जिसमें जॉनी उर्फ राजू और उसके 5 साथियों को 14 साल की सजा हुई थी। इस केस के गवाह थे पस्टिन, किब्रू, मुथु उर्फ कर्तन और शिवेंद्रन। पनी की बहन जैसी अपने कामों में बिजी है, 2 दिन बाद मिलने को कहती है। पनी भी कॉल नहीं उठाता। अब तक सिद्धार्थ को मुथु के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वह कुछ इस तरह है। 1997 में मुथु घड़ी का काम करता था। 2005 में वह हाथी चलाता था। 2006 में वह उस ट्रस्ट का मैनेजर था। 2012 में गोबर का काम करता था। 2013 से 14 में वह डांस ग्रुप में ड्राइवर और बॉडीगार्ड था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, मुथु इतने पैसे लाता कहाँ से था? उसने रेस्टोरेंट वाले को 10 लाख रुपए दिए, गोबर लेकर पैसे देता था। ये सब पैसे आते कहाँ से थे? अगर यह पता चल जाए तो कातिल तक पहुंचना आसान हो सकता है। इसीलिए सिद्धार्थ केस के सभी गवाहों का पता लगाने निकल जाता है। सबसे पहले वह बास्टिन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बास्टिन नहीं मिलता। वहीं काली को सिटू का एड्रेस पता चल जाता है और वह उससे मिलने पहुंचता है। लेकिन जब काली वहां पहुंचता है तो सिटू अपनी दुकान बंद करके बहुत जल्दी में वहां से जा रही होती है। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। सिटू बस का इंतजार करने लगती है। इसी दौरान काली सिटू से मुथु के बारे में पूछता है। सिटू बताती है, मुझे मुथु के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन हमारे डांस ग्रुप में मीना नाम की एक लड़की थी, उसे जरूर पता होगा। हालांकि मीना कहाँ है, उसका नंबर क्या है, ये सिटू को नहीं पता। 2012 में सिटू और मीना एक डांस शो के लिए जा रही होती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और कोई बस भी नहीं मिल रही। तभी मुथु आता है और उन्हें परेशान देखकर कहता है, जहां जाना है छोड़ देता हूँ। दोनों पहले हिचकिचाती हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता और वे मुथु की गाड़ी में बैठ जाती हैं। ये वही दिन था जब मुथु ने डांसर्स को कुछ लोगों से बचाया था और मीना ने अपनी आंखों के सामने यह देखा था। इसीलिए मीना मुथु से बहुत प्रभावित हो गई थी। डांस शो खत्म होने के बाद ग्रुप जाने लगता है, लेकिन उनका ड्राइवर नशे में धुत था। सभी उससे तंग आ चुके थे। तब मीना मैनेजर से कहती है, हम दूसरा ड्राइवर ढूंढ लेते हैं। उन्हें मुथु याद आता है और वे उससे रिक्वेस्ट करती हैं। मुथु तैयार हो जाता है, ड्राइवर भी बनने को और बॉडीगार्ड भी, लेकिन एक शर्त के साथ, मेरे बारे में मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, कभी मत पूछना। मीना और बाकी सब उसकी यह शर्त मान लेते हैं। इस तरह मुथु उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड बन जाता है। तभी सिटू की बस आ जाती है और वह चली जाती है। काली यह सारी बात सिद्धार्थ को बताता है। सिद्धार्थ कहता है, सिटू हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, उससे और जानकारी निकालो। वहीं जब बेनी को पता चलता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स उससे मुथु के बारे में पूछने आए हैं, तो उसे भी मुथु के साथ बिताए दिन याद आ जाते हैं। बेनी का टिम्बर का बिजनेस था। 2012 में जब वे लोग जंगल में होते हैं, तब वही हाथी जो सीरीज की शुरुआत में दिखाया गया था, लोगों पर हमला करने वाला होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम उस पर गोली चलाने वाली होती है। तभी मुथु आ जाता है और उस हाथी को शांत करके अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ काली की वाइफ को काली की चाची गोबर साफ करने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी सास नहाने गई थी। लेकिन काली की वाइफ गोबर साफ नहीं करती और दूर खड़े होकर देखने लगती है। उसकी सास गोबर के आसपास से जाने लगती है। वह अपनी सास के फिसलने का इंतजार कर रही होती है। तभी सास का पैर गोबर में पड़ता है और वह नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर काली की वाइफ जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं काली
काली भी सिटू के पीछे पीछे पहुंच जाता है। यहाँ सिटू बताती है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी, सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन जब वे लोग एक बार किसी गांव में शो करने गए तो वहां मुथु गांव के लोगों से कुछ गुंडों के बारे में पूछ रहा होता है, जिसे चुपके से मणि देख लेती है। इसी वजह से मणि मुथु से पूछने लगती है, तुम कौन हो, मुझे बताओ, और तुम इन गुंडों के बारे में क्यों पूछ रहे हो। लेकिन मुथु उसे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है और कहता है, मैंने कहा था ना तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी। ये सुनकर मानी बहुत नाराज हो जाती है। अगली सुबह मानी अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन वह न तो मुत्तू के साथ जाती है और न ही उसे बताती है कि वह कहाँ जा रही है। जैसे ही मुत्तू को सिटू से पता चलता है, वह मणि को ढूंढता हुआ उसके पीछे पहुंच जाता है। वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मणि पहले मना करती है, लेकिन मुथु के बहुत कहने के बाद वह गाड़ी में बैठकर अपनी माँ से मिलने चली जाती है। मुथु मानी को कहता है, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कुछ देर में मानी की माँ से मिलने के बाद जब वे वापस लौट रहे होते हैं, तब मुथु मानी से पूछता है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। मानी कहती है, मैं डांसर हूँ, मुझसे शादी कौन करेगा। फिर मनी डायरेक्टली मुथु से कह देती है, तुम अपनी दाढ़ी कटा लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यहाँ से दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलना शुरू कर देते हैं। इस बीच मनी फिर से मुथु से उसके बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मुथु इस बार भी कुछ नहीं बताता। एक दिन सिटू मुथु और मानी को एक साथ देख लेती है। सिट्टू को लग रहा होता है कि मानी बस मजाक मस्ती कर रही है। उसे नहीं पता था कि मानी मुत्तू से सच में प्यार कर बैठी है। इसलिए सिट्टू मानी को समझाती है, मुत्तू के इतने करीब मत जाओ। मानी कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ और यह सबको बता सकती हूँ। ये सब बाहर खड़ा मुत्तू सुन रहा होता है। इसके बाद सिट्टू वहाँ रहना बंद कर देती है। मानी तो मुत्तू के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। जब वे लोग एक मेले में गए थे तो वहाँ एक डबल मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर्स ने प्रोग्राम करने से मना कर दिया और उसी के बाद मुथु ने यह डांस ग्रुप छोड़ दिया था। तभी काली को फोन आता है कि उसकी माँ गिर गई है। काली भागता हुआ घर आता है और देखता है कि उसकी माँ दर्द से चिल्ला रही है और वहीं उसकी वाइफ उसकी माँ का वीडियो बनाते हुए खुश हो रही है। वहीं सिद्धार्थ को आसपास कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि ड्राई डे था, इसलिए वे बेनी से मिलने का प्लान बनाते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपना इंतजाम कर रहा था। सिद्धार्थ वहां जाकर उससे थोड़ा मांगता है और साथ ही मुथु के बारे में भी पूछता है। वह आदमी बताता है, जिस दिन हाथी बेकाबू हो गया था उस दिन मुथु हाथी को लेकर वहां से चला गया था। लेकिन कुछ देर बाद कुछ लोग आए और उन्होंने बेनी को गन पॉइंट पर उठाकर वहां से ले जाने की कोशिश की, क्योंकि बेनी एमएलए के इलेक्शन के लिए नाम देने वाला था और वे ये नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन रास्ते में ही मुथु आ गया और उसने बेनी को बचा लिया। बाद में बेनी ने इलेक्शन के लिए नाम दे दिया। सामने वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुथु ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद बेनी एमएलए बन गया। उस आदमी की नजर में भी मुथु बहुत अच्छा इंसान था। अगली सुबह सिद्धार्थ बहुत अच्छे मूड में उठता है। उसे आज तक ऐसी नींद नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी ने उसे क्या पिलाया था। काली भी मैसेज करके मेले में जो हुआ था वह सिद्धार्थ को बता देता है। इसके बाद सिद्धार्थ सबसे पहले जसी से मिलने जाता है और उनसे मुथु के बारे में पूछता है। जासी बताती है, 2006 की बात है जब मेरी एक स्टूडेंट सिंधु ने इंटर्न के तौर पर उस चैरिटी को ज्वाइन किया था, और इसमें मेरी ही सबसे बड़ी गलती है। जब सिंधु ने चैरिटी ज्वाइन किया था तो उसका ज्वाइनिंग का काम मुथु ने किया था, क्योंकि वह तब मैनेजर था। सिंधु का काम था लोगों से मिलना और उनसे बात करना, इसीलिए मुथु सिंधु को पहला काम देता है, एक बच्ची को खाना खिलाना, जो अपने माँ बाप के बारे में सोच सोच कर बहुत उदास थी और खाना नहीं खा रही थी। सिंधु उस बच्ची के पास जाती है और प्यार से समझाती है, जिसके बाद बच्ची खाना खाने लगती है। ये देखकर मुथु बहुत इंप्रेस हो जाता है। अब मुथु की नजरें हमेशा सिंधु पर रहने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कुछ दिन बाद जसी भी ऑर्फनेज में आती है मुथु को कुछ पैसे और बुक्स देने के लिए। बातों बातों में जसी को पता चल जाता है कि मुथु कहीं ना कहीं सिंधु से प्यार करने लगा है, और सिंधु की हरकतों से भी यह जाहिर होता है कि वह भी मुथु को चाहती है। एक दिन सिंधु मुथु को एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है, कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना, बहुत जरूरी है, कोई बहाना नहीं बनाना। अगले दिन सिंधु तैयार हो रही होती है, क्योंकि उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे। कुछ देर में लड़के वाले आ जाते हैं। वह लड़का रेलवे में बड़ा ऑफिसर है। सिंधु को देखते ही लड़का कह देता है, मुझे सिंधु पसंद है। तभी मुत्तू भी वहां आ जाता है। जब मुत्तू को पता चलता है कि लड़के वाले सिंधु को देखने आए हैं, ये ना तो उसका मुंह उतर जाता है। तभी सिंधु कहती है, मुझे लड़का पसंद है, पर ये नहीं, ये मुथु। ये सुनकर मुथु हैरान रह जाता है। सिंधु कहती है, इसे भी नहीं पता कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। इसके बाद लड़के वाले वहां से चले जाते हैं और यहीं से दोनों की प्यार की कहानी शुरू होती है। जब वे लोग ऑर्फनेज में एनुअल फंक्शन मना रहे होते हैं, तभी कुछ लोग ऑर्फनेज पर हमला कर देते हैं। मुथु, शिवेंद्रन और जासी उन सभी से लड़ते हैं और बच्चों को एक सेफ जगह पहुंचा देते हैं। मुथु उन लोगों से लड़ रहा होता है कि एक आदमी बम निकाल लेता है। मुथु जैसे तैसे बम को साइड कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी उस बम पर कुर्सी फेंक देता है, जिससे वह बम फट जाता है। इसमें मुथु बुरी तरह घायल हो जाता है और सिंधु चल बसती है। शिवेंद्र फिर उस आदमी की चारों उंगलियां काट देता है जिसने कुर्सी फेंक कर बम
फोड़ा था। सिद्धार्थ पूछता है, वे लोग कौन थे और उन्होंने ऑर्फनेज पर हमला क्यों किया? जसी बताती है, उन लोगों को शिवेंद्रन का पैसा चाहिए था। इसके बाद शिवेंद्रन वहां से चला गया था और उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तभी जसी को बेनी का कॉल आता है। वह कहता है, पुलिस वाले मुथु के बारे में कुछ भी पूछें, उन्हें मत बताना। इसके बाद जसी वहां से चली जाती है। अब सीन 2006 में शिफ्ट होता है, जहां मुथु अपनी गाड़ी में एक आदमी को बैठाकर ले जा रहा होता है। वह आदमी बताता है, मैं पहले बहुत हेरा फेरी का काम किया करता था। इसी के चक्कर में एक बार एयरपोर्ट पर शिवेंद्रन को लेने गया था। जब शिवेंद्रन मेरे साथ गाड़ी में आ रहा था, तब कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया। शिवेंद्र ने उन सबको अच्छा सबक सिखाया। बाद में शिवेंद्र ने मुझे कहा, ये हेरा फेरी का काम छोड़ दो। तब से मैंने वह काम छोड़ दिया और शिवेंद्रन के साथ आ गया। वहीं काली पुलिस स्टेशन से घर लौटता है तो उसकी माँ बहुत रो रही होती है, क्योंकि काली की वाइफ ने उसकी माँ का वीडियो सब जगह वायरल कर दिया था। ये देखकर काली बहुत नाराज हो जाता है और अपनी वाइफ से कहता है, तुमने मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी है। फिर वह वापस पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहीं जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद स्टेशन में एक आदमी आता है और कहता है, मैं इस आदमी को जानता हूँ। वह बताता है, मैंने इसे एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में देखा था। काली पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वह बताता है, मैं भी वहीं था। काली उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता। उसे लगता है ये बेकार की बातें कर रहा है। लेकिन जब वह आदमी जोर देकर कहता है, मैं अब माँ बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए, तो काली ध्यान से सुनने लगता है। देर रात जब काली घर आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ घर में नहीं है। काली की माँ बताती है, तुम्हारी पत्नी गुस्से में अपने माँ बाप के घर चली गई है। काली परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ बेनी को उसका एक आदमी एडवाइस देता है, जो भी बातें मुथु की पुलिस रिकॉर्ड में लिखी हैं वही बताना। उसे आगे कुछ भी तमिल पुलिस को मत बताना, क्योंकि यह बातें तुम्हारे पॉलिटिकल करियर के लिए सही नहीं होंगी। बेनी सिद्धार्थ को बहुत सारी बातें बताना शुरू करता है। बताता है, मुथु शिवेंद्रन का बहुत खास आदमी था। शिवेंद्रन के बारे में बताता है कि उसकी फैमिली कोची में लॉजिस्टिक्स का बिजनेस करती थी, स्टील और गोल्ड का। अब जो ऑर्फनेज में हुआ था उसके बारे में भी बेनी बताता है। कुछ समय पहले शिवेंद्रन का एक पार्टनर था जॉनी, लेकिन कुछ समय बाद वे दोनों अलग हो गए। एक दिन जॉनी शिवेंद्रन से मिलने आया। मैं शिवेंद्रन को पिक करने गया था, क्योंकि जब भी वह यहाँ आता था मेरे होटल में रुकता था। जॉनी शिवेंद्रन से पैसे मांग रहा होता है, लेकिन शिवेंद्रन एक पैसा देने से मना कर देता है। तभी बेनी और मुथु भी वहाँ पहुंच जाते हैं। शिवेंद्रन उन दोनों को बताता है, जॉनी की वजह से मैंने जेल में 5 साल काटे हैं। जॉनी भी कहने लगता है, क्या मैं बताऊं? शिवेंद्रन कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी कंधार में। मेरी बात मानो और ये सब काम छोड़ दो। अगर बताना है तो पूरी दुनिया को बताओ। जॉनी एडवाइस लेने से मना कर देता है और कहता है, जितना पैसा मेरा हिस्सा है वह मुझे दो, मैं 10 गुना करके लौटा दूंगा। शिवेंद्र कहता है, मुझे तुम्हारे इलीगल काम में कोई इंटरेस्ट नहीं। जॉनी जाते जाते कहता है, ये यहाँ खत्म नहीं होगा। उसके जाने के बाद शिवेंद्रन मुथु और बेनी को बताता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में हीरोइन का कंसाई अलाइनमेंट लेकर जा रहा था। इसी की वजह से मुंबई के कुछ खतरनाक लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। उनकी मदद से मैंने इसे अफगानिस्तान में ट्रेस किया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने मुझे पकड़ लिया। इसी वजह से मुझे 4 साल तिहाड़ जेल में काटने पड़े। इस सब में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो मुथु, और वह ऑर्फनेज के कुछ बच्चे। इसके बाद शिवेंद्र ने जॉनी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन जॉनी के पीछे बड़े लोगों का हाथ था, इसलिए पुलिस ने केस नहीं लिया। इसी के बाद गुस्से में आकर जॉनी ने ऑर्फनेज पर हमला कर दिया। उस घटना में मुथु पूरी तरह घायल हो गया था। जब उसे सिंधु के जाने के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह टूट गया, बहुत उदास रहने लगा और खुद को खत्म करना चाहता था। इसीलिए शिवेंद्रन बहुत समय तक केरल में रुककर मुथु को अपने बच्चे जैसे रखता था। शिवेंद्रन मुथु को बताता है, जॉनी को 14 साल की सजा हुई है, लेकिन इस सजा से सिंधु वापस नहीं आएगी। इसलिए शिवेंद्रन मुथु को समझाता है, तुम्हारी लाइफ हमारे लिए और इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ जॉनी ने शिवेंद्रन को नुकसान पहुंचाने के लिए एक गैंग बना ली। इसी वजह से शिवेंद्रन जॉनी से मिलने के लिए जेल में गया था। शिवेंद्रन उसे समझाने की कोशिश करता है, अपनी जिद छोड़ दे, इल्लीगल काम बंद कर और मुझे नुकसान पहुंचाने का मत सोचना। ये मत समझ कि मैं तुझसे डर गया। बस इतना जान ले कि अब जो लोग मेरे साथ हैं वे बहुत खतरनाक हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वे तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जॉनी शिवेंद्रन की बात मानने से इनकार कर देता है। सिद्धार्थ बेनी से पूछता है, जॉनी अब कहाँ है? बेनी बताता है, वह जेल से तो छूट गया था, लेकिन उसके बाद का कुछ पता नहीं। बेनी यह भी बताता है कि मुत्तू के पास बहुत पैसा था, शिवेंद्र ने उसे दिया था। सिद्धार्थ पूछता है, शिवेंद्रन के पास इतना पैसा कहाँ से आया? बेनी बताता है, उन्होंने 1990 में गोल्ड का फैमिली बिजनेस शुरू किया था और बहुत सारी ब्रांचेस खोली। 2004 में पता नहीं क्या हुआ, उन्हें सारे बिजनेस बंद कर दिए। पैसे सारे वहीं से आए थे। जॉनी को किसी तरह इन पैसों के बारे में पता चल गया था और वही उन्हें लेने के लिए आया था। अब सीन 2005 में शिफ्ट होता है, जहां शिवेंद्रन मुथु को बता रहा होता है, मुंबई के उन लोगों का कनेक्शन मेरे बहुत काम आया। जब जॉनी जेल गया तो उसका छुपाया हुआ बहुत सारा पैसा मेरे हाथ लगा। शिवेंद्रन चाहता था कि यह पैसे अब इलीगल काम में नहीं जाने चाहिए, यह पैसा कुछ अच्छे काम के लिए यूज होना चाहिए।
बेनी बताता है, उस समय शिवेंद्रन के पास 250 करोड़ रुपए थे और वह पैसे समुद्र के रास्ते से लाता था ताकि किसी को पता न चले। ये सारे पैसे वाइट थे। सिद्धार्थ फिर पूछता है, शिवेंद्रन अब कहाँ है? अब पता चलता है कि एक रात शिवेंद्र ने मुथु और बाकी सबको कहा था, मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, कुछ महीनों तक मुझसे कांटेक्ट मत करना। अगर 3 महीने में वापस नहीं आया तो समझ लेना मैं जा चुका हूँ। लेकिन याद रखना, पुलिस के पास मत जाना और फ्रिज का वैसे ही ध्यान रखना जैसे रखते आए हो। सिद्धार्थ बेनी से बस्टिन का नंबर मांगता है, वही बस्टिन जो ऑर्फनेज केस में गवाह बना था। बेनी कहता है, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, जब मुथु और शिवेंद्रन गए तब वह भी कहीं चला गया। जासी और बेनी से बात करने के बाद सिद्धार्थ को समझ आ जाता है कि यह लोग कुछ छुपा रहे हैं, पूरी बात नहीं बता रहे। तभी ऑर्फनेज से सिद्धार्थ को कॉल आता है, कोई तमिल लड़की है जो मुथु के बारे में पूछ रही है। ये सुनते ही सिद्धार्थ एकदम हैरान रह जाता है। अब सीन 2009 का दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी जेल से छूटता है। कुछ लोग उसे बोर्ड के पास लेकर आते हैं और वहाँ उसे एक गन और एक फोटो देते हैं। शिवेंद्रन के ऊपर निशान बना होता है। अब सीन 2014 में शिफ्ट होता है, जहाँ मणि के घर में एक अनजान आदमी आता है और मुथु के बारे में पूछने लगता है। मणि उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और घर से बाहर निकालने के लिए कहती है। वह आदमी चला तो जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है, मुथु मुझे बहुत अच्छे से जानता है, पर तुम मुथु को अच्छे से नहीं जानती। मानी ऊपर से देखती है, वह आदमी मुथु से कुछ बातें कर रहा होता है। जब मुथु घर में आता है तो मानी गुस्से में पूछने लगती है, तुम कौन हो, मुझे बताओ। एक अनजान आदमी तुम्हारे बारे में सब जानता है, लेकिन मैं जो तुम्हारे साथ रहती हूँ कुछ नहीं जानती। मुथु आज भी मनी को कुछ बताने से मना कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी। मनी बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और रोने लगती है। मुथु दरवाजा खटखटाकर मानी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मानी दरवाजा नहीं खोलती। मुथु अपना सामान पैक करके जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले अपनी गाड़ी से कुछ पैसे निकालता है और मानी की पेटी खोलकर उसमें रखने लगता है। तभी मानी पीछे से आ जाती है और मुथु का कपड़ा खींचती है। जब मानी मुथु का कपड़ा हटाती है और उसकी पीठ पर पुराने घाव देखती है तो वह और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वह कहती है, तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़कर कैसे जा सकते हो? इसके बाद मुथु ने उस रात मणि को सब कुछ बताया। मुथु की बातें सुनने के बाद मानी सोचती थी कि मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वह सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन मेले वाली रात के बाद मुथु कहीं चला गया, मानी के लिए एक खत छोड़कर। उस खत में लिखा था, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी हंसी खुशी जीना चाहता था, लेकिन मुझे अभी एक जरूरी काम करना बचा है। डर है कहीं मेरे दुश्मन तुम्हें नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा इंतजार मत करना, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। अब पता चलता है कि ऑर्फनेज में वह तमिल लड़की मानी ही आई हुई है। मुथु ने जो पैसे मानी को दिए थे वह पैसे मानी जासी को दे रही होती है ताकि ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों की मदद हो सके। लेकिन जासी वह पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है, यह पैसे मुथु ने तुम्हें दिए थे, यह उसकी इच्छा थी, तुम ये रख लो। तभी वहाँ सिद्धार्थ भी आ जाता है। मनी बताती है, डांस ग्रुप छोड़ने के बाद मुथु कहाँ गया मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ साल पहले एक आदमी मुथु को ढूंढता हुआ आया था और उसने एक एड्रेस दिया था। वह एड्रेस मनी सिद्धार्थ को दे देती है। ये एड्रेस बस्टीन का होता है। बस्टीन लॉयर है। वहीं दूसरी तरफ काली भी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल पहुंच जाता है मुथु के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। डॉक्टर मुथु की फाइल काली को दे देते हैं। डॉक्टर बताते हैं, इसे बचपन की सारी चीजें याद थीं, लेकिन बाद की सब चीजें भूल गया था। जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इसे गहरा सदमा लगा। एक दिन यह दीवार से कूद कर भाग गया। हमने पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन कोई पता नहीं चला। जब काली सिद्धार्थ को बताता है कि मुत्तू उनके गांव के आसपास ही पैदा हुआ था, सिद्धार्थ काली को डांटता है और कहता है, तुम उन लोगों का पता लगाओ जिनका मर्डर हुआ था। डॉक्टर के पास से जाने से पहले काली अपनी भी प्रॉब्लम बता देता है। मुझे रात भर नींद नहीं आती। डॉक्टर तुरंत समझ जाता है, तुम्हारी वाइफ घर में नहीं है ना, जाओ माफी मांगकर उसे घर लेकर आओ। इसीलिए काली सीधे अपनी वाइफ के घर चला जाता है और वहां जाते ही उसके पांव पकड़कर साथ चलने के लिए कहता है। उसकी वाइफ मान जाती है, लेकिन कहती है, जब तक तुम्हारी माँ का पैर ठीक नहीं होता तब तक मैं वहां नहीं आऊंगी। अब सिद्धार्थ पास्टिन से मिलने पहुंचता है। पास्टिन बताता है, मैंने मुथु को लास्ट बार 2009 में देखा था। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। सिद्धार्थ शिवेंद्रन के बारे में पूछता है। बास्टिन सब बताने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है, मेरी बातें कहीं रिकॉर्ड में नहीं जानी चाहिए। बस्टिन शिवेंद्रन के 3 अलग अलग पासपोर्ट्स दिखाता है। बताता है, जब शिवेंद्रन मुंबई गया था तो हम सबको लगा था कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन एक दिन वह वापस आया। मुथु और बेनी उसे लेकर बेनी के होटल चले गए और वहां मैं भी उनका इंतजार कर रहा था। वहां शिवेंद्रन एक पेपर पर साइन करता है, लास्ट विल का, जिसमें लिखा था, मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मुथु और नरोत्तम दास
मेमोरियल ट्रस्ट को दे दी जाएगी। शिवेंद्र मुथु को बताता है, अब हमें और भी सेफ रहना पड़ेगा। मुंबई के लोगों ने बताया है कि जॉनी पूरी तरह बेकाबू हो चुका है, वह किसी भी हद तक जा सकता है। तभी किसी ने शिवेंद्रन पर गोली चल दी। मुथु उन लोगों का पीछा करता है, लेकिन वे गाड़ी पकड़कर भाग जाते हैं। जब मुथु वापस आता है तो शिवेंद्रन कहता है, मेरे जाने के बाद ये सब यहीं खत्म हो जाना चाहिए। तुम आगे कुछ नहीं करोगे, बदले की आस में कभी मत रहना। इसके बाद शिवेंद्रन चल बसता है। इसके बाद मुथु को लगने लगता है, अगर यहाँ और रहा तो मैं घुट घुट कर खत्म हो जाऊंगा। इसलिए मुथु तमिलनाडु जाने का फैसला कर लेता है। जाने से पहले बेनी मुथु को वार्न करता है, तुम्हें याद है ना, शिवेंद्रन ने कहा था आगे कुछ नहीं होना चाहिए। मुथु कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस अपने सुकून के लिए जा रहा हूँ। साथ ही बेनी मुथु को शिवेंद्रन के दिए हुए उसके हिस्से के पैसे लेने के लिए कहता है, लेकिन मुथु मना कर देता है। इसीलिए बेनी ने चुपके से जाने से पहले मुथु की गाड़ी के पीछे सारे पैसे रख दिए थे और यहाँ से जाने से पहले ही मुथु अपना हाथी महूट को दे चुका था। वहीं काली को एक आदमी से पता चलता है, पुन्नू, मेरी पट्टी के पास मरिमाना टेम्पल फेस्टिवल के दिन 2 लोग खत्म हो गए थे, मुक्का रासू जो उस गांव का मुखिया था और उसका भाई तड़िया। वे 3 भाई थे और तीनों ने गांव को बहुत परेशान कर रखा था। अब काली उनके तीसरे भाई सिंगल सोला रावी के यहाँ पूछताछ के लिए चला जाता है। जब काली उसे मुथु का फोटो दिखाता है तो सिंगल उसे नहीं पहचानता। वह कहता है, मैं वहां नहीं था, अगर होता तो उस दिन मंजर कुछ और होता। फिर वह अंदर से अपने चाचा को बुलाता है और मुथु का फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही उसके चाचा चिल्लाने लगते हैं, अरे यही था वह जिसने उन्हें मारा। सिंगल बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मुथु अब नहीं रहा तो वह और निराश हो जाता है, क्योंकि सिंगल मुथु को अपने हाथों से खत्म करना चाहता था। तमिलनाडु आकर काली और सिद्धार्थ सबसे पहले उस मुखिया के पास जाते हैं जिसने शुरुआत में मुथु की जानकारी दी थी। जब सिद्धार्थ पूछता है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि उसने 2-2 किए थे, तो मुखिया हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, आप तो सच में पुलिस वाले निकले। सिद्धार्थ मुखिया को अब सच सच बताने के लिए कहते हैं, लेकिन मुखिया अभी भी कहता है, मुझे पता होता तो मैं खुद आकर बता देता। तभी मुखिया के पास वह दूसरा आदमी भी आ जाता है जिसके बारे में मुखिया ने कहा था, वह तो कब का चल बसा। सिद्धार्थ और काली पूछते हैं, मतलब तुमने हमें सब झूठ बताया। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। मंदिर की पूजा की रात जो मेला लगा था वहाँ मनी डांसे कर रही होती है। दूसरी तरफ मुथु के पास एक आदमी आता है और कहता है, मनी को मेरे पास 1 घंटे के लिए भेज देना। ये बोलकर वह वहां से चला जाता है। तभी मुखिया आता है और मुथु से पूछता है, क्या कह रहा था? पक्का लड़की को भेजने के लिए कह रहा होगा, लेकिन उसे मत भेजना। मुथु पूछता है, यहाँ का बड़ा गुंडा है क्या? मुखिया बताता है, पैसों के लिए जान लेता है, एक बड़ी राइफल रखता है। ये सुनकर मुथु के मन में कहीं शक जाग जाता है, कहीं यह वही आदमी तो नहीं जिसने शिवेंद्रन को मारा था। मुखिया फिर उसके बड़े भाई मुक्का रासू के बारे में भी बताता है। यह लोगों को मारने की सुपारी लेता है। इसके बाद मुखिया फिर लड़की भेजने के लिए कहता है। मुथु कहता है, तीसरे गाने के बाद भेज दूंगा। फिर मुखिया और उसका साथी साइड में चले जाते हैं। वहां बैठकर मुखिया मुक्का रासू और उसके भाई तड़िया को देखते हुए कहता है, ये लोग जाते क्यों नहीं? दरअसल मुखिया की बेटी इन लोगों की खदान में काम करती थी, लेकिन उन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से उस को खत्म कर लिया। मुखिया किसी भी हालत में उन्हें सबक सिखाना चाहता था। तभी मुखिया देखता है कि कोई पीछे से पटाखे जला रहा है। ये तड़िया होता है। तभी वहां मुथु आ जाता है। तड़िया मुथु को देखकर कहता है, जा लड़की को लेकर आ। मुथु कहता है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। लेकिन तड़िया नहीं मानता, पहले तू ले जा। मुथु तड़िया को देखता रहता है, जिससे तड़िया भड़क जाता है और मुथु पर हाथ उठा देता है। इसके बाद मुथु तड़िया की अच्छी खबर लेता है। तड़िया पूछता रहता है, तू है कौन? मुथु कहता है, शिवेंद्रन को जानता है? ये बोलने के बाद मुथु उसे खत्म कर देता है। ये सब मुखिया और उसका साथी दूर से देख रहे होते हैं। बाद में मुथु ही दूर से पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से 2 गुटों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। मुक्कारासु के सभी लोग देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है। तब मुथु वहां आता है और मुक्कारासु को भी खत्म कर देता है। ये देखकर मुखिया को बहुत राहत मिलती है। जब मुथु वहां से जाने लगता है तो मुक्कारासु के लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। इसीलिए मुथु बड़े स्टाइल में स्काई शॉट के पटाखे जलाकर फेंकता है, जो उन लोगों को जाकर लगने लगते हैं। अब एक सीन में दिखता है कि मुथु एक आदमी से किसी काम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। वह आदमी कहता है, मैंने वह काम छोड़ दिया है। लेकिन मुथु कहता है, एक आखिरी बार मेरा काम कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुथु उस आदमी को कुछ पैसे देता है और साथ में एक झोला देता है और कहता है, यह झोला कटे हुए सिर के पास रख देना। अब सिद्धार्थ सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। मुथु ने ही उन दोनों लोगों को मारा था। इसके बाद उसने डांस ग्रुप छोड़ दिया, लेकिन अब तक यह नहीं पता चला कि आखिरकार मुथु को किसने मारा। कोर्ट का ऑर्डर आया है, मुथु का सिर दफना दिया जाए। कल उसका सिर अगले दिन जब मुथु का सिर दफनाने की तैयारी होती है, तभी वहां वही आदमी आ जाता है जो गाड़ी में मुथु के साथ शिवेंद्रन के बारे में बात कर रहा था। वह बताता है, मैं मुथु का दोस्त बाबू हूँ। मुथु का सिर देखने के बाद बाबू कंफर्म करता है, हाँ ये मुथु ही है। बाबू सिद्धार्थ को कहता है, शिवेंद्रन और मुथु दोनों जा चुके हैं,
अब मैं आपको सच बता देता हूँ, जीकर भी क्या फायदा। बाबू बताता है, हमें पता चला था कि 10 साल बाद यानी पिछले साल जॉनी जेल से छूट गया है। हमने उसका बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर 3 महीने पहले जॉनी और उसके कुछ साथी मुझे पकड़कर अलुआ की एक फैक्ट्री में ले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुझे पकड़ लिया तो मुथु मेरा पीछा करते करते वहां जरूर पहुंचेगा। और हुआ भी ऐसा ही। मुथु मेरा पीछा करते करते उस फैक्ट्री तक आ गया। फैक्ट्री पहुंचते ही जॉनी और उसके आदमियों ने मुथु को बेहोश करके एक जगह बांध दिया। जब मुथु की आंख खुलती है, ये तो देखता है कि उन्होंने बाबू को बहुत बुरी तरह मारा हुआ है। बाबू बताता है, इन्होंने मुझे मार मार कर बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। तभी वहां जॉनी आ जाता है। मुथु उसे देखकर कहता है, याद है ना शिवेंद्र ने क्या कहा था, तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। जॉनी कहता है, मुझे पता है, तुम दोनों को मालूम है कि पैसा कहाँ है। जॉनी ये भी जानता था कि न तो बाबू कुछ बोलेगा और न मुथु, इसीलिए वह मुथु के सामने ही बाबू को मारने लगता है, ताकि मुथु बता दे कि पैसा कहाँ है। मुथु अपनी आंखों के सामने बाबू को मार खाते हुए नहीं देख पाता और कहता है, जाओ जॉनी को बुलाओ, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। जब जॉनी के साथी उसे बुलाने जाते हैं, तब मुथु अपनी जंजीरें खोल लेता है और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है, और जॉनी को भी। वहीं काली सरूपा को वह बकरी दे देता है जो बच्चा देने वाली है, लेकिन कहता है, मेरी माँ को मत बताना। रात में काली जब उस झोले को देखता है जिसमें मुथु ने न्यूज़पेपर में लिपटे पैसे रखे थे, तो उसमें एक खबर छपी होती है, अलुआ की एक फैक्ट्री में 4 लोग खत्म हुए। ये देखने के बाद सिद्धार्थ को एहसास होता है कि मुथु ने उन्हें पहले ही सुराग दे दिए थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब सिद्धार्थ सब कुछ समझाता है। बेनी ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी, उससे पता चला कि जॉनी ने मदुरई से गुंडे बुलवाए और शिवेंद्रन को मरवाया। मुथु समझ गया था कि जो भी लोग हैं मदुरई के इलाके के आसपास से आए हैं, इसीलिए वह वहां गोबर बेचकर उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसका काम तब और आसान हो गया जब वह कानमनी डांस ग्रुप का हिस्सा बना, क्योंकि वे लोग मेलों में जाया करते थे जहां गांव के अधिकतर लोग इकट्ठा होते हैं। 2014 में पूजा के मेले में उसे वही दोनों लोग दिखे जिन्होंने शिवेंद्रन को मारा था, इसलिए मुथु ने उन्हें वहीं खत्म कर दिया और गायब हो गया। वह जिनसे भी प्यार करता था उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि जॉनी जेल से छूट गया है, तो बदले की आग में मुथु ने उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही था, ये रहस्यमयी तरीके से एक बंजर जमीन में कटा हुआ सिर क्यों मिला, और उसके साथ नगद पैसे क्यों थे। दरअसल मुथु ने हमारे पुलिस स्टेशन का इस्तेमाल किया अपने लोगों तक अपनी खबर पहुंचाने के लिए। हम तमिलनाडु से केरल तक उसके हर उस इंसान से मिलने गए जो उसका खास था, और उन्हें जाकर बताया कि मुथु अब नहीं रहा। जॉनी के आदमी और सिंगल ये खबर सुनकर उसकी तलाश बंद कर देंगे, और इस तरह मुथु ने मनी की भी रक्षा की। एक सवाल ये भी था, मुथु मेंटल हॉस्पिटल क्यों गया था? क्या मुथु ने अपना सिर खुद काटा था? और बाकी का शरीर कहाँ है? ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इसके बाद सभी सरूपा से कहकर मुथु का सिर दफना देते हैं। सिद्धार्थ सरूपा को मुथु के रखे हुए पैसे लेने के लिए कहते हैं। सरूपा पहले बहुत मना करता है, लेकिन सिद्धार्थ के समझाने के बाद वह पैसे ले लेता है। सभी जाने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ को एक ड्राइंग दिखती है जिसमें लिखा होता है, माँ, मुथु, पापा। ये देखकर सिद्धार्थ हैरान रह जाता है। बाबू भी वहां से इमोशनल होकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां दिखता है कि मानी को एक बच्चा हुआ है। ये मुथु और मानी का बच्चा है। यहीं पर इस सीरीज का पहला सीजन खत्म होता है। कुछ सवाल इस सीजन में अनसुलझे रह गए हैं। उम्मीद है कि सेकंड सीजन जल्दी आएगा।